हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। नीवी टेक्निकल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में संभवतः यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इस क्लास को आप अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों तक इसे पहुंचा देवें, ताकि आपके माध्यम से उनको भी ये क्लास मिल सके। तो चलिए हम इस अपने क्लास के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है आपके लिए कि अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है कि देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। इसलिए दोस्तों, देर होने से पहले ही आप अपने करियर निर्माण का ध्यान रखें। आप अपने करियर निर्माण के लिए अपनी तैयारी को अधिक मजबूत बनाएं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी ट्रांसफार्मर में गुंजन ध्वनि की आवाज किस कारण से सुनाई देती है। वो ध्वनि होती है दोस्तों मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण ट्रांसफार्मर में गुंजन ध्वनि सुनाई देती है। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि इन चित्र के माध्यम से आपको समझा सकूं। यहां पे देखिए, ये ट्रांसफार्मर का कोर जब भी निर्माण किया जाता है तो पहले उसको पतले पतले पत्तियों का रूप दे दिया जाता है। यानी कि अगर कोई ठोस मटेरियल है, उस मटेरियल को पतले पतले पत्तियों का रूप दे देना लेमिनेशन करना कहलाता है। तो देखिए, जब इनको पतले पतले पत्तियों का रूप देने के बाद फिर इनको रिबिट कर दिया जाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे रिबिट किया गया है। ये एक रिबिट है और रिबिट के माध्यम से इस पूरे कोर को आपस में इकट्ठा करके दोस्तों कस दिया गया है, यानी कि टाइटनेस कर दिया गया है। अब देखिए, यहां से मैग्नेटो स्ट्रिक्शन कैसे निकल के आता है और हमिंग ध्वनि कैसे निकल के आता है। देखिए, जब हम किसी भी ट्रांसफार्मर को सप्लाई देते हैं, देखिए ट्रांसफार्मर को जो सप्लाई देते हैं वो हमेशा एसी सप्लाई होती है, और जो एसी सप्लाई की वेव तरंग होती है वो इस प्रकार से होती है। अब देखना, ये वाली जो लाइन है ये समय को बताती है। ये किसको बताएगी? ये समय को। और ये लाइन बताती है करंट को। देखिए, जब समय 0 पे होता है, यानी कि 0 सेकेंड टाइम होती है, तो करंट का मान भी 0 होता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ती जाती है, यहाँ पे मान लीजिए 1 सेकेंड है, तो करंट भी देखिए 0 से चल के यहाँ तक पहुँच गई 1 सेकेंड में। यहाँ पे 2 सेकेंड है, तो करंट भी यहाँ से चल के 2 सेकेंड पे आ गई। फिर देखिए, तीसरे सेकेंड पे करंट कहाँ पे पहुँच गई? मैक्सिमम। यानी कि इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों शिखर मान। इसको कहते हैं शिखर मान। यानी कि 3 सेकेंड में करंट किस एंगल पे पहुंच गया? तो करंट 90 डिग्री एंगल पे पहुंच गया। यहां से देखिए 90 डिग्री एंगल है। करंट हाफ साइकिल कंप्लीट करने में 2 बार 0 होता है। एक तो प्रारंभ में जब टाइम 0 सेकेंड होती है, और दूसरी जब 180 डिग्री वो कंप्लीट कर लेती है। यानी कि 90 डिग्री के आगे अब और समय बढ़ाएंगे तो करंट अब घटना शुरू हो जाएगा। घटते घटते ये फिर 0 हो जाएगी। 180 डिग्री पे ये दोबारा 0 हो रही है। अब देखना, जो टाइम है, टाइम के ऊपर वाले क्षेत्र को हम पॉजिटिव क्षेत्र और इसके नीचे वाले क्षेत्र को इसको हम निगेटिव क्षेत्र कहते हैं। जब ट्रांसफर में रिबिट कर दिया जाता है ट्रांसफार्मर की कोर को, तो इसमें वाइंडिंग लपेट दिया जाता है। ये जो वाइंडिंग आपको दिख रही है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये इसकी प्राइमरी है और सेकेंडरी है। ये वाली जो वाइंडिंग है दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी है। प्राइमरी वाइंडिंग को जब भी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे हमने कोर को किस लिए काम में लिया? कोर में ही वाइंडिंग को क्यों लपेटा गया? ताकि इस कोर को हम चुंबक बना सके। यानी कि जो चुंबक में चुंबकीय गुण होता है वो गुण इस कोर में बनाया जा सके। तो देखना, जैसे ही इसको सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को, तो क्या होता है कि करंट देखिए जब 0 से चलना प्रारंभ करता है तो सबसे पहले वो अपने धनात्मक यानी पॉजिटिव वाले क्षेत्र में जाता है। तो जब पॉजिटिव वाले क्षेत्र में जाता है तो इस कोर में जब चुंबक का चुंबकीय गुण आता है, देखिए जो चुंबक होता है इसमें 2 पोल होते हैं, एक N पोल और एक S पोल। तो जब ट्रांसफार्मर के
कोर में लपेटी हुई कॉइल को हम एसी सप्लाई देते हैं तो ये चुंबकीय गुण अपने अंदर स्टोर करने लगता है। तो जो चुंबक होता है ना दोस्तों, चुंबक का केवल एक ही पोल इसके अंदर उपस्थित होता है, एक ही पोल सबसे पहले निर्माण होता है। क्योंकि अभी करंट केवल धनात्मक क्षेत्र में है तो इसमें भी एक ही इसमें चुंबक का चुंबकीय गुण आएगा, चाहे वो नॉर्थ का आ जाए चाहे वो साउथ पोल का आ जाए, तो एक पोल इसमें चुंबक का गुण आ जाता है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हर जो ब्लेड है, पतली पतली जो पत्तियां हैं, ये दोस्तों अलग अलग हैं, इसको रिबीट करके इकट्ठा किया गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए कि नॉर्थ पोल का चुंबकीय गुण आया तो ये नॉर्थ पोल क्या करता है, ये जो दूसरा इसके सामने जो दूसरी वाली पत्ती रखी हुई है, इस पत्ती को प्रतिकर्षित करने की कोशिश करता है, अपने से दूर धकेलने की कोशिश करता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है ना, वो बहुत अधिक गैप हो जाता है, जिससे एयर गैप का मान बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब इसको आप रिबिट करके इकट्ठा किए हैं तो ये रिबिट लूज हो जाती है, यानी कि जो ये पतली पतली पत्तियां हैं ये लूज हो जाती हैं, और लूज होने से क्या होता है, यहां पे वाइब्रेशन होने लगता है, कंपन होने लगती है, जिसको कहते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। जिसको क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। इसको दोस्तों चुंबकीय विरूपणता कहते हैं, चुंबकीय विरूपणता, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन को। यहीं से आया मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, और उसी के कारण इसमें से हमिंग ध्वनि निकलती है ना, यही दोस्तों कारण है हमिंग ध्वनि का। तो ट्रांसफार्मर में हमिंग ध्वनि कहां से आया, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण, चुंबकीय विरूपणता के कारण, जिससे हमिंग ध्वनि होती है। यही वो वजह है दोस्तों ट्रांसफार्मर में हमिंग ध्वनि का कारण। अब जितना अधिक लोड आप इस पे डालेंगे उतना अधिक इसमें हमिंग ध्वनि उत्पन्न होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एचटी स्ट्राइक आर्क फर्नेस में इलेक्ट्रोड किस साइड जोड़े जाते हैं। दोस्तों एचटी का मतलब होता है हाई टेंशन, इसका मतलब होता है हाई टेंशन, हाई टेंशन। और स्ट्राइक का मतलब होता है, नोट कीजिए, कि घर्षण के कारण उत्पन्न आर्क, घर्षण के कारण जो उत्पन्न आर्क होती है ना, उसी को कहा जाता है स्ट्राइक। तो फर्नेस में इलेक्ट्रोड किस साइड जोड़े जाते हैं, यहां पे ऑप्शन है सेकेंडरी साइड और प्राइमरी साइड, लेकिन एग्जाम में आपको ऑप्शन ये भी देखने को मिल सकता है एचटी और एलटी। तो आपको वहां पे करेक्ट आंसर क्या करना है, वहां पे करेक्ट आंसर आपको एचटी साइड करना है। कि जो ट्रांसफार्मर होती है ना दोस्तों, तो ध्यान रखना हमेशा इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ही प्रयोग करते हैं, कि इसका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और इस ट्रांसफार्मर की जो एचटी साइड होती है, उसी साइड में इलेक्ट्रोड को, है ना, आर्क फर्नेस के इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत माना जाता है अन्योन्य प्रेरणा या विद्युत अपघटन संवहन लेंस का नियम या कॉर्क स्क्रू। इसका करेक्ट आंसर होगा अन्योन्य प्रेरण। अब देखना, जो ट्रांसफार्मर का कार्य करने का सिद्धांत होता है वो कई सारे होते हैं। पहला होता है दोस्तों सहप्रेरण, पहला होता है सहप्रेरण। अब दूसरा इसी के साथ में नोट कीजिएगा अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण। और जो तीसरी होती है वो होती है पारस्परिक प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण। और इसी के साथ में दोस्तों एक और होती है, उसको भी नोट कीजिए, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन बोलिए या म्यूचुअल प्रेरण। तो ये सब के सब सही ऑप्शन है। अगर आपसे पूछे ये किस थ्योरी पे आधारित है, तो आप लिखिए ये सारे के सारे दोस्तों हैं फैराडे के थ्योरी पे, है ना। फैराडे ने दो थ्योरी दिया था, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय
प्रेरण के थ्योरी पे ये आधारित है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के थ्योरी पे आधारित है सारे के सारे ये नियम। तो दोस्तों ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं। अब एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि यही वाला आपको ऑप्शन दे, इन चारों में से कोई सा भी ऑप्शन दे देगा, इसलिए आप इसको नोट करके रखिए। अगर आपसे ये पूछ लेना कि जो हमारी ऑटो ट्रांसफार्मर होती है जिसमें केवल और केवल एक वाइंडिंग होती है, उस ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आप लिखना वो स्वप्रेरण पे काम करता है, वो स्वप्रेरण पे काम करता है। क्लियर। अब यहां से देखिए विद्युत अपघटन, ये दोस्तों ये बैटरी इस पे काम करती है, इस पे बैटरी या सेल इसी पे काम करती है, इसी थ्योरी पे। फैराडे ने दो नियम दिया था, पहला विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम जिसपे मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर काम करते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस का जिसमें बैटरी और सेल काम करता है। चौथा है दोस्तों लेंज का नियम। देखिए जो लेंज का नियम है ये कहाँ पे लगता है, तो जो लेंज का नियम है दोस्तों ये मशीनों में लगती है। कहाँ पे? ये मशीन के अंदर लगती है। अब देखिए मशीन अगर आपको बोल दिया जाए ना, तो मशीन में दोस्तों दोनों चीज आ जाते हैं। पहला तो जनरेटर और मोटर, जनरेटर और मोटर ये दोनों मशीन है, ठीक है ना, ये दोनों क्या है? मशीन है जो कि लेंज के नियम पे कार्य करते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे मोटर स्टार्ट होती है और लेंज के नियम पे ये घूर्णन करती हैं। और कॉर्क स्क्रू का नियम कहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो आप लिखना चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कॉर्क स्क्रू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि वह कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। दोस्तों एक बार इस क्लास को आप शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास आपके माध्यम से दोस्तों ये क्लास पहुंच सके और वो भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का फायदा उठा सके और उनकी भी तैयारी दोस्तों आप ही के जैसे उनकी भी तैयारी मजबूत हो सके। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वह कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ट्रांसफर कर रही है। यह काम है दोस्तों परिणामित्र का, है ना। किसका काम है ये परिणामित्र किसको कहते हैं, तो दोस्तों जो आपका ट्रांसफार्मर होता है ना उसी को परिणामित्र कहा जाता है। तो ट्रांसफार्मर परिणामित्र होते हैं। देखिए ये एक ऐसी युक्ति है, ये इस प्रकार की युक्ति है जो कि दोस्तों पावर, नोट करना, जो पावर प्लस आवृत्ति इन दोनों को बिना चेंज किए ये वोल्टेज के मान को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। लेकिन जो करंट का मान है ये दोस्तों अपने आप घटता और बढ़ता है। यानी कि अगर ये वोल्टेज को बढ़ाएगा, अगर ये ट्रांसफार्मर ये अगर वोल्टेज को बढ़ाता है ना तो जो करंट है ये क्या होगा, ये घट जाएगा। अगर आप पूछेंगे कि वो कौन सा कारण है जिसके कारण से करंट का मान घट जाता है, तो देखिए ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए जो टर्न है, इस प्रकार से जो टर्न होती है इस संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाई जाती है तो वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। लेकिन करंट क्यों घटती है, तो इसके घटने का कारण है कि जो आपने कॉइल प्रयोग किया है, इस कॉइल का दोस्तों लेंथ अधिक कर दिया आपने, टर्न को तो बढ़ा दिया लेकिन इस कॉइल की लंबाई अधिक हो गई। जो प्रतिरोध होता है ना, जो प्रतिरोध का मान होता है, ये प्रतिरोध दोस्तों लंबाई के समानुपाती होती है। अगर आप इस लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा। और प्रतिरोध क्या करता है, करंट को हमेशा विरोध उत्पन्न करता है, इसको कम करने की कोशिश करता है। तो आपने कॉइल को बढ़ा दिया इसकी लंबाई को, तो प्रतिरोध अधिक हो गया जिससे करंट घट गई। तो करंट को घटाने का काम नहीं है ट्रांसफार्मर का, करंट अपने आप घट जाती है अगर वोल्टेज को आप बढ़ाते हैं तो। क्लियर। अब देखिए यहां पे है साइक्लोट्रॉन। देखिए दोस्तों साइक्लोट्रॉन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो आप लिखना फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए, है ना,
किसको, फ्रीक्वेंसी को अधिक करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं जैसे ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ये क्या करते हैं दोस्तों, देखिए जो हमारी अल्टरनेटर होती है ना, जो अल्टरनेटर करंट जनरेट करती है, उस करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये केवल 50 हर्ट्ज ही होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी पे भी काम करते हैं। तो अगर हमें हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हम फ्रीक्वेंसी का मान कैसे बढ़ाएंगे, इस साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करेंगे और फ्रीक्वेंसी के मान को बढ़ाएंगे। अब दोस्तों यहां पे थोड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो आपसे मेरा यह सवाल है कि आप ये बताइए कि जो हमारी आइडियो फ्रीक्वेंसी होती है उस आइडियो फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि ये जो हमारी आंखें हैं ये वीडियो को केवल देख सकती हैं, ऑडियो को नहीं सुन सकती। लेकिन जो हमारी कान है ये ऑडियो को सुन सकती है, वीडियो को नहीं देख सकती। तो क्या होता है, आपको उस फ्रीक्वेंसी को बताना है, उस फ्रीक्वेंसी का मान को बताना है कि ये जो आपकी कान है, जिस आवाज को आपकी कान सुन सकती है उस आवाज में फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि जो हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, इस फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, तो आप लिखना दोस्तों, रेडियो फ्रीक्वेंसी का मान होता है 20 किलो हर्ट्ज से लेकर के 3 मेगा हर्ट्ज। कितना, 20 किलो हर्ट्ज से लेके 3 मेगा हर्ट्ज, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आती है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि मध्यम फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, तो आप लिखना मध्यम फ्रीक्वेंसी का होता है दोस्तों 450 हर्ट्ज से लेकर के 470 किलो हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके अंतर्गत आती है, वो आती है मध्यम फ्रीक्वेंसी। अगर कभी दोस्तों एग्जाम में ये भी कह लेना कि आप बताओ कि हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि जो उच्च फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, तो आप लिखना उच्च फ्रीक्वेंसी का मान होता है 3 मेगा हर्ट्ज से लेकर के 6 मेगा हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उच्च फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आती है। अब देखिए ये जो हमारी मशीन है दोस्तों, मशीन जनरेटर भी हो सकता है। देखिए ये जो आपका ट्रांजिस्टर है ना, इस ट्रांजिस्टर में दोस्तों जो ट्रांजिस्टर आपका है, ये जो ट्रांजिस्टर है ना, ये क्या करती है, ये ट्रांसफर करती है किसको, रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को। ये किसको ट्रांसफर करेगी, ये प्रतिरोध को ट्रांसफर करती है एक सर्किट से, यानी कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट में प्रतिरोध का ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, ट्रांजिस्टर। और एम्पलीफायर क्या काम करता है, ये दोस्तों इसका जो तुलना है ना हमेशा ट्रांसफार्मर के साथ किया जाता है एम्पलीफायर का, क्योंकि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाती है और एम्पलीफायर भी लिखना, जो हमारी एम्पलीफायर है दोस्तों ये भी वोल्टेज को बढ़ाती है ना, ये वोल्टेज को भी बढ़ा सकती है और करंट को भी बढ़ा सकती है। लेकिन एक बात है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर पावर को नहीं बढ़ाती लेकिन ये पावर को भी बढ़ाती है। तो पावर बढ़ाना हो या करंट बढ़ाना हो या वोल्टेज बढ़ाना हो, एम्पलीफायर का प्रयोग से एम्पलीफायर के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यानी कि इसके ये मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है, वोल्टेज, करंट और पावर के आयाम को बढ़ाने का काम कौन है, एम्पलीफायर करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि ट्रांसफार्मर में इंटर स्टार कनेक्शन किया जाता है तो उसे अर्थिंग करना मुश्किल होता है, जिससे कॉइल में कितने प्रतिशत टर्न की संख्या में वृद्धि की जाती है। देखिए दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, इसको अक्सर अर्थिंग करके रखी जाती है इसकी न्यूट्रल तार को। लेकिन जब भी आप किसी पर्वतीय क्षेत्र में, अगर आप किसी पर्वतीय क्षेत्र में या फिर किसी, आप ये समझिए कि रेगिस्तान में, आपको ये समझना है उदाहरण के तौर पे कि अगर आपको रेगिस्तान में ट्रांसफार्मर को स्थापित करना है तो वहां पे दोस्तों जहां पे बालू की मात्रा बहुत अधिक होगी वहां पे अर्थिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम किसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र में अर्थिंग कर भी देते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा।
अर्थिंग का मतलब होता है लीकेज करंट को दोस्तों अर्थ करना, लेकिन जो चट्टानी क्षेत्र होता है ना, तो चट्टानी में दोस्तों जो चट्टान होते हैं, चट्टान में जो अर्थिंग होती है ना, उस अर्थिंग का मान कितना होता है 8 ओम। नोट करना कितना होता है 8 ओम, यानी कि इतना हैवी प्रतिरोध वाला अर्थिंग लीकेज करंट को पास ही नहीं होने देगा जमीन के अंदर, तो फिर वहां पे अर्थिंग करने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो जब भी पर्वतीय और रेगिस्तान यानी कि बलुई क्षेत्र में जब ट्रांसफार्मर को लगाना होता है तो वहां पे ट्रांसफार्मर में इंटर स्टार कनेक्शन किया जाता है। अब देखना जो ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों, जो हमारी ट्रांसफार्मर होती है ना, ट्रांसफार्मर में कई प्रकार के कनेक्शन किए जाते हैं। लिखना, पहली जो कनेक्शन होती है वो होती है दोस्तों स्टार स्टार कनेक्शन, पहली होती है स्टार स्टार कनेक्शन। फिर दोस्तों जो दूसरी होती है वो होती है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। और तीसरी होती है स्टार डेल्टा, और चौथी होगी हमारी डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार कनेक्शन। और इसी के साथ में और होते हैं, वो नोट कीजिएगा, वो होती है दोस्तों इंटर स्टार, इंटर स्टार कनेक्शन। अब इसमें भी देखिए एक होता है स्टार इंटर स्टार कनेक्शन और एक होती है डेल्टा इंटर स्टार कनेक्शन। तो आपके पास ऑप्शन है इंटर स्टार कनेक्शन के बारे में। तो इसमें सुनना, जब भी अर्थिंग करने का दोस्तों यहाँ पे सुविधा उत्पन्न नहीं होता है तो क्या किया जाता है कि जो स्टार कनेक्शन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में किया गया है तो उसमें जो टर्न लपेटी गई है, जितने टर्न का इस्तेमाल करके स्टार कनेक्शन स्टार वाइंडिंग को बनाया गया है, उसका 15% यानी 15.5% एक और अलग से स्टार कनेक्शन द्वारा, स्टार कनेक्शन के माध्यम से एक और वहां पे कॉइल लपेट करके वाइंडिंग तैयार की जाती है। उसका मान कितना होता है 15.5। यानी कि एक ट्रांसफार्मर है, देखिए एक ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो इस प्रकार से स्टार में कनेक्ट है, वो इस प्रकार से स्टार में कनेक्ट है, और जो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो इस प्रकार से डेल्टा में कनेक्ट है, इस प्रकार से डेल्टा में कनेक्ट है। तो बीच में आपको क्या करना है, मान के चलिए कि ये इसमें स्टार में 100 टर्न है। कितने टर्न है 100 टर्न है। तो 100 टर्न का 15.5% टर्न एक और आपको तैयार करना है और इसी वाइंडिंग के सीरीज क्रम में उसको कनेक्ट कर देना है। तो वो किसका काम करेगा दोस्तों, वो अर्थिंग का काम करने लगेगा। यही आपसे पूछा है कि अर्थिंग करना अगर मुश्किल होगा तो कॉइल में कितने प्रतिशत टर्न की संख्या वृद्धि करेंगे, 15.5% टर्न की संख्या में वृद्धि करके एक अलग वाइंडिंग बनाना है आपको और श्रेणी क्रम में स्टार वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में उसको संयोजित कर देना है। दोस्तों ऐसे ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहां पे किया जाता है, तो आप लिखेगा पर्वतीय क्षेत्रों या चट्टानी क्षेत्रों में या फिर बलुई क्षेत्रों में। आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं रेगिस्तान में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि उच्च फ्रीक्वेंसी परिपथ पर कार्य करने हेतु ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के क्रोड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस क्लास को आप लाइक करते रहना। अगर आपने इस क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए क्वेश्चन 6 कह रहा है कि उच्च फ्रीक्वेंसी परिपथ पर कार्य करने हेतु ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के क्रोड का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है दोस्तों वायु कोर। देखिए अक्सर हम क्या करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग लपेटते हैं तो एक कोर का जरूर हम प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील की कोर। लेकिन जब उसको उच्च फ्रीक्वेंसी पर कार्य कराना होगा तो आप वायु कोर का मतलब क्या होता है कि जो वाइंडिंग तार होती है उसकी थिकनेस को, उसकी मोटाई को बढ़ा करके आप इस प्रकार से हवा में लपेट दीजिए, यानी कि वायु में लपेटिए इसको। इसके बीच में किसी भी प्रकार का कोई कोर नहीं डालना है, तो वो क्या कहलाएगा, वो वायु कोर कहलाएगा। ऐसा किस लिए किया जाता है, तो आप लिखना वायु कोर हमेशा दोस्तों
वायु क्या करता है, वायु में जो रिलक्टेंस का मान होता है ना, ये रिलक्टेंस का मान दोस्तों निम्न होता है। क्या होता है, निम्न। देखिए जैसे कि एक तार है, अगर इस तार में जो प्रतिरोध का मान है, ये प्रतिरोध अगर दोस्तों उच्च होगा तो बताइए क्या इसमें करंट प्रवाह होगी? इसमें दोस्तों करंट प्रवाह नहीं हो पाएगी, क्योंकि करंट को रोकने का काम करता है प्रतिरोध। इसी प्रकार से जो कोर होती है ना, इसमें हम ट्रांसफार्मर में कोर किस लिए लगाते हैं? ताकि हम विद्युत चुंबक बना सकें, ताकि हम विद्युत चुंबक बना सकें। तो चुंबकीय गुण इसमें होगा, तो चुंबकीय रेखाएं भी होंगी। चुंबकीय रेखाएं क्या करती हैं, ये दोस्तों एन पोल से लेकर के एस पोल की तरफ ये गति करती हैं। तो इन चुंबकीय रेखाओं को गति करने से रोकती है ये रिलक्टेंस। तो जो वायु कोर होती है, इसमें रिलक्टेंस का मान बहुत कम होता है, जो कि चुंबकीय रेखाएं आसानी से एन से एस पोल की तरफ चली जाती हैं। इसलिए दोस्तों उच्च फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट में जब भी ट्रांसफार्मर को कार्य कराना है तो वायु कोर का प्रयोग करते हैं। अगला आपसे पूछे कि अगर आयरन कोर का प्रयोग कहां पे करते हैं, तो आप लिखना जो आयरन कोर होता है ना, ये सिलिकॉन स्टील ही होती है। ये कौन सी होती है? ये सिलिकॉन स्टील की कोर ही होती है। और ये दोस्तों जो आयरन कोर होती है, ये निम्न फ्रीक्वेंसी वाले परिपथ के लिए काम में आती है ना। जब भी ट्रांसफार्मर का प्रयोग निम्न फ्रीक्वेंसी वाले परिपथ में कराना है तो आयरन कोर का प्रयोग करिए, और जब आपको मध्यम फ्रीक्वेंसी में काम कराना है तो आप फेराइट कोर का प्रयोग कीजिए, है ना। मध्यम फ्रीक्वेंसी वाले परिपथ में जब आपको ट्रांसफर कार्य कराना है तो आप फेराइट कोर का प्रयोग करिए, है ना। तो ये है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, वायु कोर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कि दो या दो से अधिक ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन है तो कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? वो है दोस्तों केवीए रेटिंग, है ना। केवीए रेटिंग का समान होना कोई ज़रूरी नहीं है। मैं दोस्तों आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो समांतर प्रचालन है ये ट्रांसफार्मर में किस प्रकार से किया जाता है। तो सुनिए, अगर आपके घर का जो लोड है वो है दोस्तों 1 किलोवाट। कितना है? 1 किलोवाट। जो आपके पास ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर मान के चलिए कि निम्न केवीए रेटिंग का है। किस रेटिंग का? अति निम्न केवीए रेटिंग का, जो 1 किलोवाट लोड को आराम से पावर सप्लाई कर रही है। अगर आपके घर में आए दिन लोड बढ़ गए, आए दिन लोड कितना हो गए? 10 किलोवाट, तो क्या करेगा ये निम्न पावर वाली ट्रांसफार्मर इस 10 किलोवाट के लिए पावर सप्लाई नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में क्या करेंगे, उसी प्रकार के छोटे छोटे और ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, किस प्रकार से कनेक्ट करना होता है, उनको आपस में समांतर क्रम में जोड़ना होता है। तो देखिए, समांतर क्रम में जोड़ने के लिए कौन कौन सी वो शर्त है, आप मान के चलिए। ये है दोस्तों बस बार। ये क्या है? अनंत बस बार। अनंत बस बार किसको कहते हैं? अब दोस्तों ये सवाल आपके मन में जरूर आता होगा। तो अनंत बस बार उसको कहते हैं जिसका V एंगल 0 डिग्री होता है ना, उसको कहते हैं अनंत बस बार। एक बस बार पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। ऐसा मान के चलना है कि जो पहले 1 किलोवाट लोड को पावर सप्लाई कर रहा था वो ट्रांसफार्मर जुड़ी हुई थी। इस प्रकार से दोस्तों वो ट्रांसफार्मर यहाँ पे जुड़ी हुई थी। ये ट्रांसफार्मर है, ये पॉजिटिव और एक निगेटिव में जुड़ी हुई थी, है ना। अब हमें दूसरा इनकमिंग ट्रांसफार्मर जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे कि हम ये चाहते हैं कि जो हम दूसरी ट्रांसफार्मर जोड़ेंगे उस ट्रांसफार्मर की जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, ये मान के चलिए ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर की जो एफएस है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये 50 हर्ट्ज है। कितना है? 50 हर्ट्ज है। वोल्टेज रेटिंग 415 वोल्ट है। और इसमें जो फेज डिस्प्ले होता है, इसमें जो फेज विस्थापन होता है वो फेज विस्थापन कितना होना चाहिए? 0 है। और जो इसमें जो दोस्तों जो फेज सीक्वेंस है, इसमें जो फेज सीक्वेंस है वो है R, Y और B। और इसी के साथ दोस्तों R/X रेशियो कितना है? R/X रेशियो इसमें कांस्टेंट है।
R/X रेशियो कैसा है, इसमें नियत है। ये सारे इस सारे ट्रांसफार्मर के अंदर ये सारे डेटा उपस्थित है। हम क्या करते हैं, एक और ट्रांसफार्मर ले आते हैं, इसी को हमें इसके समांतर क्रम में जोड़ना है। तो हमें ध्यान देना होगा कि जिस प्रकार से R/B में जुड़ा हुआ है, जिस सीक्वेंस के साथ, उसी सीक्वेंस के साथ हमें भी इसको जोड़ना है, हमें भी इसको जोड़ना है। और दूसरी बात कि क्या ये जो ट्रांसफार्मर में है, ये आउटपुट में 50 हर्ट्ज का पावर सप्लाई कर रहा है या नहीं। अगर 50 हर्ट्ज का पावर सप्लाई कर रहा है तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आउटपुट जो वोल्टेज है, अगर ये आउटपुट में कितना वोल्टेज दे रही है, 415 वोल्ट, तो क्या ये भी आउटपुट में 415 वोल्टेज दे रही है या नहीं। और जो फेज सीक्वेंस है ये समान है कि नहीं, R/X रेशियो इसमें भी समान है या नहीं। फेज विस्थापन यानी कि दोस्तों जो करंट है ना, जो करंट है और जो वोल्टेज है, करंट और वोल्टेज, इन दोनों के बीच में जो विद्युतीय अंतर है वो 0 डिग्री है या नहीं। अगर ये सारे कंडीशन इस ट्रांसफार्मर में भी हैं तो आप इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन केवीए रेटिंग कोई मायने नहीं रखता कि केवीए रेटिंग बराबर है। अगर ये 10 केवीए का ट्रांसफार्मर है ना, तो ये दोस्तों अगर 5 केवीए का ही ट्रांसफार्मर है तो भी आप इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो निम्न केवीए रेटिंग वाली ट्रांसफार्मर है उसमें सप्लाई आवृत्ति, फेज सीक्वेंस, R/X रेशियो और फेज विस्थापन ये सारे मैच होने चाहिए पहले वाले ट्रांसफार्मर में, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों केवीए रेटिंग, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जरूरी नहीं है। इसलिए दोस्तों जो आपके घर की जो लोड की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमेशा ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। और दूसरी बात देखिए, हम इसको सीरीज क्रम में क्यों नहीं जोड़ते। देखिए दोस्तों, जो सीरीज क्रम होता है ना, जो सीरीज क्रम होती है, इसमें 2 केस होता है। पहला होता है कि इसमें जो वोल्टेज का मान है, जो वोल्टेज है ये अलग अलग होता है। वोल्टेज कैसा होता है, अलग अलग। और जो इसमें करंट है ये एक समान होती है, इसमें करंट एक समान होती है। इसी प्रकार से जो हमारी दूसरी समांतर है ना, समांतर कनेक्शन होता है, इसमें भी यही उल्टा होता है। इसमें दोस्तों वोल्टेज एक समान होगा। वोल्टेज कैसा होगा, वोल्टेज एक समान होगी और जो करंट है ये अलग अलग होगी। तो इसके वजह से हमें आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट में हमें एक समान वोल्टेज चाहिए। इसलिए समांतर क्रम में इसको हमेशा प्रचालन किया जाता है, जिसको कहते हैं सिंक्रोनाइजिंग करना, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर का सिलिका जेल नमी सोखने, ट्रांसफार्मर का सिलिका जेल नमी सोखने के बाद उसका रंग कैसा होता है। दोस्तों ये जो ऑप्शन है ना, मैंने खुद इस ऑप्शन को डिजाइन किया है क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कंफ्यूजन रहता है हमेशा और वो एग्जाम में शायद तक गलत भी आंसर कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए मैं सारे ऑप्शन अपने हिसाब से लाया हूं। देखिए, हल्का लाल, हल्का पीला, हल्का हरा, हल्का गुलाबी या हल्का बैगनी, इसका सही आंसर होगा हल्का गुलाबी। अब आप इस ट्रांसफार्मर को देखें दोस्तों, यहां से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, उसको नोट कीजिएगा कि जब ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल बिल्कुल नई होती है, कैसी होती है, जब बिल्कुल नई होती है तो जो उसका रंग होता है वो दोस्तों ब्लू कलर का होता है। कैसा, नीला कलर का, है ना। और नमी सोखने के बाद जब ये नमी सोख लेती है उस समय इसका जो रंग है वो हल्का गुलाबी कलर का होगा, हल्का गुलाबी या हल्का सफेद कलर का। कैसा होगा, हल्का सफेद कलर का। अब इस चीज को आप नोट कीजिए और आपको दोस्तों ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। ये देखिए, ये है एक हाई केवीए रेटिंग का ट्रांसफार्मर। यहाँ पे है दोस्तों, ये क्या है, ये है कंजर्वेटर। ये जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं हम, कंजर्वेटर। ये जो कंजर्वेटर है, इसी कंजर्वेटर के
द्वारा यहाँ पे देखिए एक पाइप आई है, इसी पाइप के माध्यम से ये जो हमारी ब्रीदर है ये ब्रीदर लगी हुई है। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो सिलिका जेल का रंग है, ये सिलिका जेल का रंग है, अभी बिल्कुल नई ट्रांसफार्मर है और नई सिलिका जेल है। तो इसका रंग कैसा है अभी दोस्तों? ब्लू, जिसको कहते हैं नीला, है ना। जब ये नमी सोख लेगी तो ये हल्का गुलाबी हो जाएगी और हल्का सा सफेद। ऑप्शन में दोस्तों यही आपको करेक्ट करना है कि नमी सोखने से पहले नीला कलर होता है, जो कि आपको यहां से भी दिखाई दे रहा है, और नमी सोखने के बाद ये हल्का गुलाबी कलर की हो जाती है या फिर हल्का सफेद कलर। तो ये है दोस्तों, अब आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि जो सिलिका जेल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये जो पार्ट आपको दिख रहे हैं ना, ये तीनों पार्ट ये क्या है? तो ये लिखना, ये है दोस्तों बुश। ये ट्रांसफार्मर का क्या है? ये है बुश। एक में आर फेज दिया जाएगा इनकमिंग, दूसरे में वाई और तीसरे में बी फेज। ये इसका बुश है। और ये वाले जो दिख रहे हैं ना आपको, ये दोस्तों इसका रेडिएटर है। ये क्या है? ये इसका रेडिएटर है। ठीक है, और ये वाली जो हिस्सा आपको दिख रही है ये इसका पैनल बोर्ड है। ये क्या है? इसका पैनल बोर्ड, ये इसका पैनल बोर्ड है। अब देखना दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही ट्रांसफार्मर में लोड को बढ़ाते हैं, जैसे ही ट्रांसफार्मर में लोड को बढ़ाते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, जो घी होता है ना, उस घी में जैसे ही आप घी को किसी तापमान पे रखेंगे तो घी क्या करता है? वो पिघलने लगता है, और पिघलने के बाद वो फैलने लगता है पतला होकर के। तो इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर तेल में भी होता है। ये जो टैंक दिख रहा है ना बुश के नीचे, ये ट्रांसफार्मर टैंक है, ट्रांसफार्मर का ऑयल टैंक है। यहाँ पे तेल भरा हुआ है। जैसे ही लोड आप बढ़ाएंगे वो तेल क्या करेगा? वो पतला होने की कोशिश करेगा, और पतला हो करके ये जो रेडिएटर का पाइप आपको दिख रहा है ना, इस पाइप में दोस्तों वो आकर भरने लगता है। इस पाइप में क्या करता है? वो आने लगता है और इस पाइप में सब भर जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वो जो तेल होती है ना, उसको ठंडा करने की जरूरत होती है। तो ठंडा करने के लिए इस ब्रीदर के माध्यम से हम हवा भेजते हैं। तो जो हमारी सामान्य हवा होती है उसमें नमी भी उपस्थित होती है, मॉइस्चर। तो उस नमी को हमें, अगर इस नमी युक्त हवा को अगर हम इस ऑयल में डाल देंगे तो क्या करेगा? वो ऑयल शॉर्ट हो जाएगी, वो ऑयल कॉइलों को शॉर्ट करा देंगे। इसके वजह से ब्रीदर में एक ऐसा सिस्टम लगा देते हैं दोस्तों, इस ग्लास के अंदर एक ऐसा केमिकल डाल देते हैं जिसको कहते हैं सिलिका जेल। वो अब नमी को क्या करेगा? सोख लेगा और शुष्क हवा को इस कंजर्वेटर में, क्योंकि ये तेल कंजर्वेटर में भी जाती है, तो इस कंजर्वेटर के माध्यम से शुष्क हवा आएगी और अंदर जाएगी और उस ट्रांसफार्मर ऑयल को वो ठंडा करने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो ये सारे पार्ट हैं दोस्तों जो कि आपके सामने उपस्थित है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये किस प्रकार की युक्ति के अंतर्गत होती है? किस प्रकार की युक्ति के अंतर्गत होती है? देखिए, जो युक्ति होती है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्टिव है ना, पहला कौन सा होता है? पहला होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। जो हमारी युक्तियां होती हैं, डिवाइस, ये दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है एक्टिव और दूसरी होती है पैसिव। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्टिव डिवाइस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वाले जितने भी डिवाइस आएंगे वो सब एक्टिव डिवाइस के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना। ए से होगा दोस्तों एक्टिव और ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक। ए से होता है एक्टिव, ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो यही लॉजिक से आप ध्यान रख सकते हैं कि जो एक्टिव डिवाइस होंगे वो सारे के सारे कौन से डिवाइस होंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कंपोनेंट्स होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक्टिव डिवाइस के अंतर्गत आएंगी। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो आपकी डायोड होती है, जो डायोड होती है और ट्रांसफार्मर, इसमें डायोड और रेक्टिफायर, डायोड, रेक्टिफायर, FET और
UJT, ये सब के सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जो कि एक्टिव युक्त के अंतर्गत आएंगी, एक्टिव डिवाइस के अंतर्गत। और जो पैसिव युक्तियां होंगी, तो जितने भी दोस्तों विद्युतीय कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि प्रतिरोध, प्रतिरोध हो गया और इंडक्टर हो गया, प्रतिरोध, इंडक्टर और कैपेसिटर, प्रतिरोध, इंडक्टर, कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर, ये सब के सब इसी के अंतर्गत आएंगे। यानी कि ये सब के सब दोस्तों किस युक्त के अंतर्गत आएंगी, पैसिव युक्त के अंतर्गत आएंगी, और एक्टिव युक्त के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं वो आएंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा कि ट्रांसफार्मर किस युक्त के अंतर्गत आता है, तो ये दोस्तों पैसिव युक्त के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए कि ट्रांसफार्मर की कार्यकुशलता ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो वो कौन सा परीक्षण है जिससे ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात की जाती है, कार्यकुशलता ज्ञात की जाती है, वो है दोस्तों संपनर परीक्षण। एक ऐसा परीक्षण जो केवल और केवल ट्रांसफार्मर की ही दक्षता ज्ञात कर सकता है, वो है संपनर परीक्षण। देखिए शॉर्ट सर्किट परीक्षण, नो लोड परीक्षण, ओपन सर्किट परीक्षण, ये तो मोटर में भी होता है, ट्रांसफार्मर में भी होता है, जनरेटर में भी होता है और अल्टरनेटर में भी होता है। लेकिन संपनर परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जो ट्रांसफार्मर की कार्यकुशलता यानी कि इसकी दक्षता का टेस्ट करता है। टेस्टिंग करने के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर की दक्षता है ना, उसमें कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों जुड़े होते हैं। यानी कि कॉपर लॉस और आयरन लॉस इस परीक्षण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। चाहे वो ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस हो या कॉपर लॉस हो, दोनों लॉस को ज्ञात किया जाता है संपनर परीक्षण के द्वारा। ठीक है, अब देखिए यहां पे है शॉर्ट सर्किट परीक्षण। ये दोस्तों ट्रांसफार्मर की, नोट कीजिएगा, जो आपकी ट्रांसफार्मर है ना, इस ट्रांसफार्मर की कॉपर लॉस ज्ञात करता है। कॉपर हानि ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं शॉर्ट सर्किट परीक्षण का। देखिए अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि जो शॉर्ट सर्किट परीक्षण है, इसमें ट्रांसफार्मर के कौन से साइड को शॉर्ट किया जाता है, तो लिखना हमेशा ट्रांसफार्मर के एचटी साइड को, एचटी साइड को आप शॉर्ट करेंगे और एलटी साइड से सप्लाई देंगे और फिर परीक्षण करेंगे। तो परीक्षण करने के लिए कौन से मीटर का प्रयोग करते हैं, तो आप लिखना उसके लिए एम्पियर मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? एम्पियर मीटर के द्वारा हम दोस्तों इसमें माप लेते हैं। अगर आपसे ये भी पूछ देना कि जो आपकी शॉर्ट सर्किट परीक्षण है उसमें कॉपर लॉस के अलावा और कौन कौन सा मान ज्ञात किया जा सकता है, तो आप लिखना इसके द्वारा दोस्तों प्रतिरोध और इंपीडेंस, ये रेजिस्टेंस, इंपीडेंस और दोस्तों ये रेजिस्टेंस और इंपीडेंस इस परीक्षण के द्वारा इसको टेस्ट ज्ञात किया जा सकता है ना। ट्रांसफार्मर की जब भी आप कॉपर लॉस शॉर्ट सर्किट के माध्यम से आप परीक्षण करेंगे तो इस परीक्षण में कॉपर लॉस तो ज्ञात हो ही जाता है, साथ में रेजिस्टेंस, इंपीडेंस इसका भी वहां पे दोस्तों मान निकाल सकते हैं कि कॉइल में रेजिस्टेंस का मान कितना है और इंपीडेंस का मान कितना है। इस चीज का भी परीक्षण किया जा सकता है। अब इसके बाद देखिए ओपन सर्किट जो परीक्षण है, ये ओपन सर्किट परीक्षण, ये ट्रांसफार्मर जो होती है ना, इसका आयरन लॉस, ट्रांसफार्मर की आयरन लॉस जिसको कहते हैं कोर हानि, ट्रांसफार्मर की कोर हानि को ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट परीक्षण किया जाता है। अब यहां से दोस्तों एक और बात ध्यान रखिए कि जो आपकी कोर लॉस होती है ना, ये हमेशा स्थिर होती है। ये लिखिए, ये साथ में लिखते चलिए कि नो लोड से लेकर के, ये नो लोड से लेकर के फुल लोड तक, नो लोड से लेकर के फुल लोड तक कोर लॉस स्थिर होता है।
कैसा होता है, स्थिर होता है। अगर आपसे ये पूछ देना कि वो वजह क्या है कि किसके वजह से ये कोर लॉस नो लोड से लेकर के फुल लोड तक स्थिर होता है, तो आप लिखना कि जो ट्रांसफार्मर के कॉइल को सप्लाई देते हैं, उस ट्रांसफार्मर की कॉइल में जो सप्लाई देते हैं, उस कॉइल में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, अल्टरनेटिंग चुंबकीय क्षेत्र, नोट कीजिएगा दोस्तों, जो अल्टरनेटिंग चुंबकीय क्षेत्र होती है, अल्टरनेटिंग चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र किस नेचर की होती है, ये कांस्टेंट नेचर की होती है, स्थिर होती है ना। अल्टरनेटिंग चुंबकीय क्षेत्र स्थिर नेचर के होने के कारण ट्रांसफार्मर की जो कोर हानि है वो नो लोड से लेकर के फुल लोड तक स्थिर होती है। ये इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये रहा ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अगर आपसे ये पूछे कि ओपन सर्किट जो टेस्ट है, इस टेस्ट में हम किस मीटर का प्रयोग करते हैं, तो आप लिखना इसी के साथ में दोस्तों आप लिखना वाट मीटर का। किसका, कौन से मीटर का, वाट मीटर के द्वारा मापा जाता है ओपन सर्किट टेस्ट। और इसमें दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट किस साइड किया जाता है, तो शॉर्ट LT साइड, जिस साइड पे वोल्टेज का मान कम होगा, अब वो प्राइमरी भी वाइंडिंग भी हो सकती है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी हो सकती है। तो ओपन सर्किट टेस्ट में LT साइड, मैं यहां पे लिख देता हूं, LT साइड पे दोस्तों शॉर्ट करते हैं और HT साइड में सप्लाई देते हैं। HT साइड में क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। लेकिन इसमें उल्टा होता है, इसमें HT साइड पे शॉर्ट करते हैं और जो आपकी LT साइड होती है इसमें सप्लाई देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसका पूरा दोस्तों ये रहा पोस्टमार्टम, इसका संपन्नर परीक्षण हो जाएगा। अब देखिए पोर्टियर ट्रायंगल परीक्षण कहाँ पे होता है, तो लिखना दोस्तों ये मोटर में होती है। कहाँ पे, ये DC मोटर में होती है ये परीक्षण। किसमें, DC मोटर में परीक्षण। तो ई नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इस क्लास में केवल 10 ही प्रश्न हैं। अब आप बताइए कि इस क्लास से आपको कितना कुछ सीखने के लिए मिला। अगर आपने दोस्तों कुछ भी सीखने के लिए अगर मिला होगा ना, तो उम्मीद करता हूं वैसे तो हर प्रश्न आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं इतनी आसान भाषा में प्रस्तुत करता हूं आपके सामने कि हर विद्यार्थी को समझ में आ जाना चाहिए। इसलिए दोस्तों उनको भी दीजिए इस क्लास को, ताकि वो भी समझे इन प्रश्नों को और वो भी हल करें इन प्रश्नों को, उनका भी सामना इन प्रश्नों से हो। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्लास हमारा यहीं पे स्थगित होता है और कल सुबह हम फिर से मिलेंगे, फिर से आपसे मुलाकात करेंगे एक नई प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है।